नेक्स्ट आता है बच्चों कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट पढ़ेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है अपना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पीछे कहीं सेगमेंट में ऐसा पढ़ चुके हैं कि जिस किसी का जो फील्ड था वो क्या था, कांस्टेंट था। मतलब E बराबर है, क्या लिख सकते हैं, E बराबर है कांस्टेंट, और E बराबर है जो कांस्टेंट आया था वो अगर आपको ध्यान हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक इनफाइनाइट शीट के केस में, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कांस्टेंट था। और जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाता है। कांस्टेंट फोर्स क्या लगाता है, कांस्टेंट फोर्स लगाता है। और कांस्टेंट फोर्स के लगने से क्या डेवलप होता है जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, डेवलप होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होता है। एक चीज आप ये ध्यान रखिए। दूसरा मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, इक्वी स्पेस्ड और एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मतलब इस तरह का ये पहचान है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं फिर से आपको बता दूं, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी तक देख नहीं सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज आपको बता रही है कि यहां जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। और ये एरोस क्या कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन बता रही है। अब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज Q को यहां कहीं रख करके क्या कर दूं, इसको रिलीज कर दूं, क्या कर दूं, इसको रिलीज कर दूं चार्ज Q को, तो ये चार्ज Q के ऊपर क्या होगा या चार्ज Q के साथ क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज Q के ऊपर क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स लगाएगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, जो कि कितना होगा, दैट इज Q टाइम्स क्या, E। मतलब इतना फोर्स लगेगा इसके अंदर। और ये जो फोर्स लगेगा ये कैसा फोर्स होगा जी, आपका कांस्टेंट फोर्स होगा। और इस कांस्टेंट फोर्स के बदौलत आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। और जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा जी, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर चार्ज Q को आपने टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो आप बताइए कि टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पर उसका जो फाइनल स्पीड है वो कितना है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आप ऐसा मानिए, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, आपने चार्ज Q को रिलीज किया है रेस्ट से, और ये चार्ज Q कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है जी। तो अगेन आप यहां क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू क्या, u प्लस at। तो v क्या है जी आपका, इनिशियल स्पीड कितना है 0, a क्या है जी एक्सेलरेशन। अब आप यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m में यहां से क्या आ जाएगा जी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कितना, qe बाई कितना m, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये कितना आ गया जी, दैट इज q इंटू e बाई कितना m इंटू क्या आ गया जी t। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, t सेकेंड बाद उसका स्पीड निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाता कि वो कितनी दूरी ट्रेवल कर लेता किसमें, t टाइम में, तो आप क्या कर सकते थे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके दूरी भी निकाल सकते थे, दैट इज ut प्लस कितना, हाफ ऑफ at स्क्वायर। एज यू नो कि यहाँ क्या है, u 0 है, तो s इज इक्वल्स टू सिंपली कितना आ जाता, दैट इज हाफ at स्क्वायर आ जाता। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इस पे बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ चार्ज प्लस Q होने की बजाय चार्ज क्या होता, मैं बोलता हूं आपको कि ये चार्ज क्या होता, माइनस Q चार्ज होता, और इसको भी क्या करा जाता, रिलीज करा जाता रेस्ट से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है इस चार्ज माइनस Q के साथ,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता, विच इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस क्यू टाइम्स क्या ई। इस फोर्स के बदौलत इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होता विच इज इक्वल्स टू कितना जी, माइनस क्यू ई बाय कितना एम। ये एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता और ये इस दिशा में क्या करना शुरू कर देता, मूव करना शुरू कर देता। और जो पाथ रहता इस केस में भी, केस 1 में भी और केस 2 में भी, पाथ जो रहता आपके पार्टिकल का, वो पाथ कैसा रहता जी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ रहता। मतलब मैं सिंपल आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में आप क्या समझें कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा, कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा। और जो कांस्टेंट फोर्स है उसके बदौलत पार्टिकल क्या एक्वायर करेगा जी, पार्टिकल एक्वायर करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो आपको कहां पढ़ाया जा चुका है, वो आपको काइनेमेटिक्स क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट है उसमें कितने तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, इनके ऊपर भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है 11th क्लास में। आप इसे ट्राई करें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको क्या क्या बताया गया था कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है तो कितने तरह के जो पाथ हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के वो हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक बारी के लिए मैं आपका बोर्ड साफ कर देता हूं, हमारे पास यहाँ जगह बहुत कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, अब अगर इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी होता आपके पास, आप नोट करिए एक चीज, मैं बोलता हूं आपको कि आपका क्या होता। मान लीजिए मैं आपको बोलता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो आपको ऐसे दी गई है। कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ठीक है जी। और आप क्या करते हैं, यहां से क्या करते, इस यहां से लेट्स सपोज मैं बोलता हूं यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते जो कि इस तरफ से क्या कर रहा है, v0 स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, और इस पॉइंट पर आकर के वो क्या हो जाएगा जी, वो फील्ड में एंटर कर जाएगा। आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज q है और क्या है, मास m है, ऐसा है जी आपके पास, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपको गिवन है और पॉजिटिवली चार्ज है। आप ये आपका ये चार्ज पार्टिकल v0 स्पीड से ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा था, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जैसे ये क्या करेगा, फील्ड के अंदर एंटर करेगा, और ये डिस्टेंस फील्ड का जो रीजन है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो d गिवन है आपको, ऐसा मान लीजिए आप। आपसे सबसे पहले पूछा जाता कि आप बताइए पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, मतलब किस तरह की शेप का पार्टिकल इस बारी इस केस में क्या करेगा, पाथ ट्रेवल करेगा, आपसे इस बारे में पूछा जाता। तो आप समझ सकते हैं क्या, आप एक और चीज इमेजिन करिए कि ये जो मैंने जगह ली है ये ग्रेविटी लेस है, मतलब नो ग्रेविटी इज देयर। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं ग्रेविटी यहां कंसीडर नहीं कर रहा, यहां कोई ग्रेविटी नहीं है जी, ठीक है जी, कोई ग्रेविटी नहीं है यहाँ। तो आप एक चीज नोट करिए, आपका जो पार्टिकल है उसके पास कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था, जिसके बदौलत वो किस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली चलेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या करेगा, डेफिनेटली चलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से तो उसको चलना ही चलना चाहिए। अब जैसे ही वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते ही क्या हो जाएगा, फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा। तो फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फील्ड क्या करता है, अपनी डायरेक्शन में क्या करता है जी, एक फोर्स लगाता है, और वो कितना फोर्स लगाता है, वो फोर्स लगाता है जी Q इंटू ई। और फोर्स Q इंटू ई लगाने से, फोर्स Q इंटू ई लगाने से, जिसको कि हम बराबर रख देंगे किसके, ma के, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, QE बाई कितना m हो गया। इतना एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा चार्ज पार्टिकल के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मतलब आपके चार्ज पार्टिकल के पास एक ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आ जाएगा, और ये आपने ऑलरेडी दे रखा था उसे। तो मतलब आपका चार्ज पार्टिकल का रास्ता इस बारी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जी, कुछ इस तरीके का रास्ता वो ट्रेवल करेगा। और ये जो रास्ता है ये कैसा रास्ता है जी, ये है पैराबोलिक। कैसा है जी, पैराबोलिक पाथ।
और यही सेम चीज आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाई जा चुकी है 11th क्लास में। क्या पढ़ाई जा चुकी है कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल को कांस्टेंट फोर्स के अंडर स्टडी करते हैं, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है किसी भी पार्टिकल के पाथ की। या तो उसका पाथ क्या हो सकता है जी, एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, या फिर उसका पाथ क्या हो सकता है जी, वो पैराबोलिक पाथ हो सकता है, पैराबोलिक पाथ। आप समझे इस चीज को, ये पढ़ाया जा चुका है, आप अपने नोट्स उठा करके देखेंगे तो ये सेम तरीके का सेम क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि वो कौन सी केसेस हैं या वो कौन से स्पेशल सेगमेंट्स हैं जिनके अंडर आपका चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, और किन सेगमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल है उसका पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा। तो आप एक चीज नोट करें यहाँ, क्या कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल का इनिशियल रफ्तार, इनिशियल स्पीड क्या है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 0 गिवन है आपको, 0 मतलब रिलीज्ड फ्रॉम क्या हो, रेस्ट हो, एक ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, कि आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी, जो कि कितना गिवन है आपको, u गिवन है। ये दो केस किसके लिए हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हो सकते हैं। आप नोट करें, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि अगर आपके पार्टिकल का इनिशियल रफ्तार कितना है, 0, मतलब किसी पार्टिकल को रेस्ट से अगर आप रिलीज करते हैं तो आपका पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा जी, स्ट्रेट लाइन होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, और अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दूसरा क्या चीज पॉसिबल है कि जो आपका पार्टिकल है उसका इनिशियल जो रफ्तार है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, वो या तो पैरेलल हो किसके, एक्सेलरेशन के, या फिर क्या हो उसके ठीक एंटी पैरेलल हो किसके, इनिशियल स्पीड या एक्सेलरेशन के, जो भी आप बोलना चाहें। आप एक चीज नोट करें यहां, मैं बोलता हूं कि आपने क्या पढ़ा है 11th क्लास में, मैं इस तरफ आपको एग्जांपल दूंगा खैर उसका। अब इधर आगे बढ़ते हैं पैराबोलिक पाथ में। वो कौन से पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां आपके पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा। अदर देन दिस केसेस, अदर देन स्ट्रेट लाइन पाथ, अदर देन स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर आप समझ सकते हैं कि जब आपके पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u और a के बीच में, u एंड a, मतलब मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, आप ध्यान दें इसका, मतलब whenever we have a certain angle that is not either 0 और 180 डिग्री, आप समझे, यहां पैरेलल का मतलब 0 डिग्री एंगल था और एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री था। तो 0 और 180 डिग्री को छोड़ करके बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं कि मान लीजिए ये क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है u वेक्टर, और ये क्या है जी, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, और ये इन दोनों के बीच का क्या है, कोई एंगल थीटा है। तो अगर आपका पार्टिकल इस तरह के सिचुएशन के अंदर है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी एक्ट हो रहा है और आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दिया उसको, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा जी, वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। मतलब अदर देन स्ट्रेट लाइन पाथ केसेस जो बाकी केसेस हैं वो लगभग सारे के सारे क्या होंगे जी, वो पैराबोलिक होंगे। इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि पार्टिकल क्या करते रहता है, ऐसे सर्कल में घूमते रहता है, जिसमें कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है उनके बीच का, इनफैक्ट रेडियल एक्सेलरेशन जो है उनके बीच का एंगल हमेशा कितना बने रहता है, 90 डिग्री बने रहता है। वो सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है। जनरली आप क्या बात सीखें, सिर्फ ये बात सीखें कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है और कैसा पाथ हो सकता है, पैराबोलिक पाथ हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ कुछ बताया, ये समझ में भी आ गया होगा आपको। मतलब यहां आपको ये समझ में आया कि फील्ड के अंदर एंटर होते ही जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसके पास कौन सा कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले से था। तो अंडर
टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स अगर पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल का जो रास्ता है वो कैसा होगा जी, वो एक पैराबोलिक शेप का होगा। चलिए मैं आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। जैसे आपने 11th क्लास में जो भी ऑब्जर्व किया उसको यहां एज इट इज पढ़ा जा सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में मैंने आपको बताया, तो जब आप क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्या करता हूं, पहले कोई टावर बना देता हूं। लेट्स सपोज ये कोई भी टावर है जी h हाइट का, ठीक है जी, ये कोई भी h हाइट का टावर है आपका ये, और आप क्या करते हैं यहां से एक बॉल को रिलीज कर देते हैं, रिलीज्ड, ठीक है जी, रिलीज्ड फ्रॉम क्या, रेस्ट लिखेंगे हम, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी। ये क्या करना शुरू हो जाएगा जी, ये इस स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो इसका u कितना था जी, 0 था। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर मैं यहां ग्रेविटी फोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो इस केस में जो g था वो किस तरफ एक्ट हो रहा है जी, नीचे की तरफ, और इनिशियल रफ्तार कितनी है आपके ऑब्जेक्ट की, वो 0 है। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही किसी भी टावर से किसी बॉल को अगर नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ इनिशियल रफ्तार अगर देकर के फेंकेंगे, किस तरफ रफ्तार देनी है आपने, नीचे की तरफ। और इस केस में भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जी किस तरफ एक्टेड है जी, नीचे की तरफ। तो u इज आइदर पैरेलल, यही सेम चीज मैंने आपको बताई है यहां कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो यहां क्या हो गया जी, ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल वाला केस हो गया। मतलब थीटा बिटवीन u एंड g इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिमिलरली अगर आप किसी बॉल को यहां से h हाइट से ऊपर की तरफ अगर फेंकते इनिशियल रफ्तार के साथ, और g किस तरफ फेंक्ट हो रहा होता, नीचे की तरफ फेंक्ट हो रहा होता, तो भी जो बॉडी का पाथ होता वो कैसा होता जी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता। इन तीनों ही केसेस में आप देख पा रहे हैं कि जो पाथ है बॉडी का वो कैसा है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन पाथ है। इस केस में u और g के बीच का अगर एंगल आपसे कोई पूछ ले जी एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है। मतलब ये किसको ओबे कर रहा है, ये ओबे कर रहा है जी किसको, स्ट्रेट लाइन पाथ की प्रॉपर्टीज को, या स्ट्रेट लाइन पाथ के क्लासिफिकेशन को। यहां रफ्तार 0 था इनिशियली, यहां नीचे की तरफ था, यहां ऊपर की तरफ था। आप देखिए तीनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी, नीचे की तरफ थी। तो पाथ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन पाथ रहा। अभी मैं आपको क्या करता हूं, पैराबोलिक पाथ के कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता हूं कि पैराबोलिक पाथ कब होता था। पैराबोलिक पाथ में भी आप ऐसा पढ़ चुके हैं सेम चीज, कि मान लीजिए ये कोई भी टावर है आपका, h हाइट का कोई भी टावर है, और इस टावर पे ये h हाइट का कोई भी टावर है, और इस टावर से आप किसी भी बॉडी को जब इस तरीके से इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड देते थे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g किस तरफ एक्ट हो रहा होता था, नीचे की तरफ, तो आपके बॉडी का जो रिक्वायर्ड पाथ होता था वो कुछ ऐसा होता था जी, ये यहां आकर के गिरता था। तो ये भी कैसी शेप है जी, ये पैराबोलिक शेप है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। आप इसको यहां से फेंक लें, ऐसे स्पीड देकर के फेंक लें, ऐसे स्पीड देकर के फेंक लें, और ऐसे केसेस मैंने आपको बहुत करवाए हैं। मतलब ऐसे केसेस मैंने आपको बहुत करवाए थे 11th क्लास में। आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी फॉर्मेट क्या थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट थी। आप इनमें से किसी भी तरीके से पार्टिकल को फेंकते थे तो हर बारी पाथ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन पाथ होता था। कारण क्या है उसका, कि पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां देखिए आप, जो u इनिशियल रफ्तार है और g जो है आपका जो एक्सेलरेशन है, उसके बीच का एंगल रेस्ट और पैरेलल और एंटी पैरेलल को छोड़ करके कुछ भी है। और कुछ बताता हूं मैं आपको इनफैक्ट इसके बारे में। जब आप क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल से ऐसे यहां से किसी बॉडी को क्या करते थे, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में अदर देन हॉरिजॉन्टल या अदर देन सिर्फ वर्टिकल क्या करते थे, कोई भी रफ्तार देकर के फेंकते थे एंगल थीटा के ऊपर, तो आपका जो ये पाथ होता था वो कैसा होता था जी, वो स्ट्रेट लाइन, वो कैसा होता था, वो सॉरी एक पैराबोलिक पाथ होता था। तो पैराबोला में भी यहां आपका जी कैसे एक्ट हो रहा था, ऐसे एक्ट हो रहा होता था। तो आप समझे इस सारी चीज को, इस पे बहुत कुछ बताया जा सकता है आपको।
यही सेम केसेस किस में भी पढ़ाए जा सकते हैं आपको, प्रोजेक्टाइल सारा का सारा एज इट इज, और ये सारा का सारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सारा का सारा सेम एज इट इज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जा सकता है। अब आप एक चीज समझे, क्या चीज समझे, कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है बेटा। लेट्स सपोज कि ऊपर वाला प्लेट कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये चीज आपको कैपेसिटर में भी पढ़ाई जाएगी। कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच के रीजन, दो प्लेट्स को आपस में ऐसे चिपकाया जाता है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा इस यूनिट में। लेट्स सपोज इसका जो लेंथ है प्लेट का वो कितना है जी, वो L है। आप समझे इस चीज को। और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो D है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए मिलेंगे, किताब में लिखा होगा कि इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर शेप इसका है। और इन दोनों के बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में से, ऐसे बीच में से एक U स्पीड के साथ क्या कर दिया आपने, एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q मास M को क्या कर दिया, फेंक दिया आपने ऐसे। इस चार्ज पार्टिकल चार्ज Q और मास M को U स्पीड के साथ क्या कर दिया, फेंक दिया। तो ऑब्वियसली ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके पास कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। और जैसे ये किसमें एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है जी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो नीचे की दिशा में एक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपनी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसका पाथ में भी ये हो सकता है, इसका पाथ में भी ये हो सकता है, इसका पाथ में भी ये हो सकता है, और मे भी ये प्लेट से बाहर गिरे। वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, वो सारा का सारा इस गिवन U पे डिपेंड करता है बेटा। मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी आपसे यहीं पर पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि आप ये बताइए कि मैं इस चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q और मास M को कितनी इस मिनिमम रफ्तार के साथ यहां फेंकूं इस रीजन में, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये नीचे वाले प्लेट से ना टकराए, जिसकी की क्या गिवन है आपको, लेंथ L गिवन है। ये नीचे वाले प्लेट से ना टकराए, इनफैक्ट उससे बाहर जाकर के गिरे। समझ आया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको। आप इस क्वेश्चन को समझिए, मैं इसका एनालॉजिस्ट डायग्राम बनाता हूं अंडर ग्रेविटी, आपको मजा आएगा। इनफैक्ट ऐसा एक टावर है आपके पास, ऐसा एक टावर है जिसकी की हाइट कितनी है, क्योंकि ये D मैंने आपको लिया था दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, तो मैंने सिमेट्रिकली बोला था कि रखा है। तो ये नीचे वाला लेंथ कितना हो गया जी आपका, D/2। तो मैं बोलता हूं कि जी इस टावर की हाइट कितनी है यहाँ आपकी, ये D/2 हाइट का क्या है, टावर है। और आप यहां से किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, U स्पीड के साथ फेंक रहे हैं। नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन, यहां क्या होता था G, यहां एक एक्सेलरेशन है जो कि कितना है जी, दैट इज कितना, QE कितना M। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, मेरे ख्याल सबको समझ आ गया होगा। ये एक्सेलरेशन आया जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, उस कांस्टेंट फोर्स की बदौलत ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया। जैसा कि ये भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। और मान लीजिए इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक पॉइंट गिवन है आपको, ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए आप, L पॉइंट गिवन है, और आपको इतनी मिनिमम रफ्तार से क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करना है, मतलब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है जिसका मास M मान लो, या नहीं भी मानो, या नहीं मानते थे हम लोग, तो कि ये क्या करे, ये कुछ ऐसे गिरे, मतलब इस पॉइंट को क्रॉस करके गिरे। तो आप समझिए L आपको क्या गिवन है, यहां आप समझ सकते हैं कि L आपके किसका काम कर रहा है, यहां हॉरिजॉन्टल रेंज का काम कर रहा है। और अगर आपने इस तरह का प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है जी स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो गिरने का टाइम कितना होता था, दैट इज √2h बाय कितना जी। तो इसी तरीके से आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, इस प्लेट से बाहर गिरना है, तो जो इस आपके चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, जो रेंज होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, L, क्योंकि LD तो आपकी दूरी है जिसको उसको क्रॉस करना है। तो रेंज कितना होगा, रेंज आप इस तरीके से यहां से निकाल लेंगे। अब आप सोच करके देखिए रेंज कितना होगा, रेंज कितना हो गया जी, स्पीड तो एज इट इज U ही दिया आपने, सॉरी U यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे U इनटू
2 इंटू एच कितना है जी उसका, एच कितना दे रखा है आपको, d/2 दे रखा है, तो ये कितना हो गया जी, ये d/2 हो गया। ठीक है जी, समझ आया होगा मेरे ख्याल से आपको। नीचे क्या लिखता है, ये तो कितना हो गया, u एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, 2 एज इट इज, d/2 एज इट इज, अपॉन क्या बोला जी इसने, g, g क्या था यहाँ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन था, तो अपने को भी अपना इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है जी यहाँ, मान लीजिए QE बाय कितना m, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ इसको, दैट इज Q इंटू E बाय कितना m, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या L, ये चीज L से ही तो ज्यादा होनी चाहिए। आपको फाइंड क्या करना था, U ही तो फाइंड करना था। अब चार टर्म्स हैं A बाय B बाय C बाय D, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां चले गए, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप इसको। तो आपके पास क्या निकल करके आ गया, आपके पास U निकल करके आ गया भाई। और आप एक चीज सोचिए, बस मेरे को आपको यह समझाना है कि आपने जितने क्वेश्चन काइनेमैटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन के और किसके पैराबोलिक पाथ के किए, काइनेमैटिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन और क्या पैराबोला, पैराबोलिक पाथ के जितने भी क्वेश्चंस किए, वो सारे क्वेश्चन आप यहां कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, अब आप समझ सकते हैं। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करने में अगर कभी भी दिक्कत आती है, तो अभी के लिए जब तक आपको कैपेसिटर नहीं पढ़ाया जाता, और अगर ऐसे दो प्लेट्स दे रखी हैं और ऐसे बोल रखा हो कि इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो प्लेट्स के बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, जिसकी की वैल्यू होगी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह का एक स्पेशल केस आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप समझ सकते हैं, समझदार बच्चे हैं, कि कुछ इसी तरीके का मतलब एक्सप्रेशन हम बाद में सॉल्व करेंगे कंडक्टर्स और गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कितना आ जाएगा अपना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करते ज्यादा से ज्यादा, यहाँ E का वैल्यू कितना रख लेते, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख लेते। और जिस बच्चे से ये क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर, और मुझे इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू।